हेलो प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यस बेटा, यस। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो इसका नीट के अंदर ऑन एन एवरेज हर साल नीट कम से कम 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो वेटेज के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, वो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट इज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप चार्ज के बारे में तो एक बेसिक आइडिया हमें हो ही गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। यस बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए चार्जेस की। यस, तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स से कि एक हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को लेट्स से कि ना समझ लेते हैं क्या है ये। लेट्स से कि ये हमारा कोई मटेरियल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरीके का मटेरियल है और उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, और इसमें क्या फ्लो कर रही है बच्चे? इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यस। लेट्स से कि डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से डेल क्यू चार्ज यहाँ से क्रॉस करता है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ से क्रॉस करता है। ठीक है, कहने का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? तो तुम बोलोगे सर डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यूनिट टाइम में या रेट ऑफ फ्लो जो होगी वो होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। और इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कौन सी वाली करंट है ये? एवरेज करंट है कि इंस्टेंटेनियस है? तो तुम बोलोगे सर ये जो इंटरवल है ये काफ़ी बड़ी है इसलिए ये एवरेज करंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आई ये एवरेज करंट आएगी। अगर मैं टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा कर दूंगा तो इन दैट केस वो करंट क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यस 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 बेटा। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, क्या बोला है? चार्ज। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँगा तो डेफिनेटली वो जो चार्ज होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके कारण क्या होता है? करंट फ्लो करती है। बट सेमी कंडक्टर्स में बात करूँ तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो कौन होंगे? यस, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल होने वाले हैं। ठीक है, यस। लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करूँ तो यस, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस है ना, कैटायंस और एनायंस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे करंट के लिए। लिक्विड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट फ्लो करती है। इसी तरीके से गैसेस में भी क्या हो सकती है? करंट फ्लो हो सकती है। वहाँ पे गैस आयनाइज हो जाती है और वो जो आयंस है उनके फ्लो के कारण क्या होता है? यस बेटा, करंट फ्लो करता है। तो डिपेंडिंग जरूरी नहीं है कंडक्टर्स की हो, इसीलिए हमने जनरलाइज डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो हम जानते हैं एसआई यूनिट जो होगी इसकी, यस, क्या है फॉर्मूला हमारे पास? करंट इज बेसिकली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हो गई कूलम। कूलम को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गई हमारे पास सेकेंड। ठीक है, एस। और कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलेंगे एम्पियर और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे कैपिटल ए से। तो ऐसा यूनिट इज एम्पियर और रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल ए से। यस, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो काफी बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो लिखें इसके अंदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, बच्चे बोलेंगे कि सर करंट तो के पास तो डायरेक्शन होती है, हम लोग एरो बनाते हैं, 10th क्लास में हम पढ़े हैं कि सर ऐसे एरो बनाकर आई लिखते थे। इसके पास तो डायरेक्शन होती है बेटा, डायरेक्शन होती है, लेकिन ये क्या करता है? ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर लॉ का मतलब क्या हुआ, देखें ध्यान से। लेट्स एक इलस्ट्रेशन मैं लेता हूँ जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये वेक्टर लॉ को क्यों फॉलो नहीं करता। देखो हम लोग जब भी लेट्स से कि है ना, दो करंट यहाँ से आ रही है वायर्स के अंदर, बढ़िया सी करंट ले लेते हैं। यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है, और तुमने देखा कि यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, तुम बोलोगे सर करंट 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर एंड इट विल बी 8 एम्पियर, ऐसा ही तो होगा। यस, I1 I2 और यहाँ पर करंट ऐड होकर आ जाएगी, ठीक है। यस, अगर मैं इन वायर्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से कर दूँ तो, इस तरीके से कर दूँ तो क्या इसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? यस, वैसे अगर मैं वेक्टोरिकली ऐड करता तो यहाँ पे करंट कितनी जानी चाहिए थी, तुम बोलोगे सर ये 5 ये 3, तो करंट कितनी जानी चाहिए थी 2, डायरेक्शन के साथ ऐड करता तो, लेकिन क्या जा रही है यहाँ पे 8 एम्पियर करंट जा रही है। इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि लेट से इस बार मैंने एंगल किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, लेट से ये एंगल हमने बना दिया, इधर से भी थीटा कर इंक्लाइन कर दिया वायर को, इधर से भी थीटा, यहाँ पे वायर करंट है I1, यहाँ पे है I2, इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे अगेन जब मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, करंट तो अभी भी 8 एम्पियर ही जाने वाली है, दोनों का एडिशन, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जिससे ये प्रूफ होता है कि करंट जो है वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो लिखें बिकॉज, इसके नीचे लिख लें बिकॉज it does not follow vector law of vector laws, ठीक है बेटा। यस, ये बेसिक बातें हमने करंट के बारे में कर लिया, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। देखें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेट्स से कि ये हमारे पास करंट फ्लो कर रही है कहीं पर, है ना, और करंट जो है वो बेसिकली लेट्स से इस बार पॉजिटिव चार्जेस के करंट फ्लो करी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के करंट भी फ्लो कर सकती है, साथ के साथ नेगेटिव के करंट भी फ्लो कर सकती है। लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, मैं क्यों पॉजिटिव बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। यस, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरफ। यस, जब v वेलोसिटी से चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ रहने वाली है। और अगर मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है और वो अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट कैसे बहेगी, करंट बहेगी ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में या तो करंट फ्लो करेगी या अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, चाहे तो नोट करके लिख भी सकते हैं, है ना। यस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, मार्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला चार्ज कैसा है, यस, ये वाला चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यस बेटा, यस, अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल्स की, ठीक है। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल बेसिकली, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो लिखें, हेडिंग डाल लें, यस, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। यस, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स के अंदर हम जानते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं, और वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एटम को छोड़ के चला जाता है, ठीक है।
अगेन रिपीटिंग, लेट्स से कि है ना हमारे पास एक सोडियम का मैटर, सोडियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर घूम रहा है। तो जैसे ही उसको स्लाइटली एनर्जी मिलेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड होता है एटम के साथ, और थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इस एटम को छोड़ के चला जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब मेटल या फिर कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एटम के साथ, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा। कहाँ जाएगा तो देखें क्या होता है बेसिकली। लेट्स से कि ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, यस कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर के अंदर डेफिनेटली ये कंडक्टर किसी लेट्स से मेटल से बना हुआ है ना, और मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम से कोई भी मटेरियल बना हुआ होता है। अच्छा लेट्स से कि है ना ये एटम्स हो गए हमारे, है ना, ये मैं बना रहा हूँ एटम्स। एटम्स अपनी पोजीशन पे क्या होंगे, तुम बोलोगे सर फिक्स होंगे। ये इनको हम बोलते हैं इमोबाइल आयंस। क्यों बोलते हैं, समझे बात को। लेट्स से ये मेरे एटम्स हैं, है ना, यस। और एक हमने क्या किया, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटरमोस्ट शेल के कंडक्टर के वो लूजली बाउंड होते हैं एटम के साथ, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, दे विल एक्साइट एंड लीव द एटम, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, यस बेसिकली ये रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। जैसे ही हीट एनर्जी इसको मिलेगी ड्यू टू द टेम्परेचर, वैसे ही ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा इसको छोड़ के, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वैसे ये क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। ये जो मैंने बनाया है बेसिकली ये आयन्स बनाए। पहले ये एटम था, फिर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ये एक क्या बन गए, ये आयन्स बन गए। एटम है ये, एटम में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया ये आयन्स बन गए, ठीक है। इसलिए मैंने इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसलिए ये जो आयंस बनाए गए हैं ये पॉजिटिव बनाए गए। बेसिकली ये एटम है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये आयंस बन गए। क्या ये अपनी जगह से हिल सकते हैं, बेटा बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। एटम्स है, एटम्स अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो दीज आर बेसिकली इमोबाइल आयंस, लिखें इसको, दीज आर बेसिकली इमोबाइल आयंस, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। इमोबाइल मतलब तो तुम जानते होंगे, जिसको तुम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोबाइल। तो इमोबाइल जो कि फिक्स्ड है उसको हम लोग इमोबाइल आयंस बोलते हैं, ठीक है। आयंस कैसे बना है, होप फील आया होगा तुम्हें, यस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको गया, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के गया, वो ऐसा नहीं है कि यस मटेरियल से बाहर चला गया है, ये है इधर ही। कहने का मतलब इस कंडक्टर के अंदर ही है, इस एटम को छोड़ के चला गया बिल्कुल। ये मान लो कि पहले ये इलेक्ट्रॉन था, इस एटम का इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर आ गया, इसके शेल को छोड़ के बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से एक्साइट होकर बाहर आ गए। ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे करोड़ों एटम्स होंगे इस मटेरियल के अंदर, और उन सभी एटम्स का क्या होगा, यस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यस। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब इसके साथ अट्रैक्टेड नहीं है न्यूक्लियस के साथ, अब वो फ्रीली घूम रहे हैं, रैंडमली उधर उधर घूम रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दीज आर बेसिकली अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही फ्री हैं, बाकी के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो तो अभी भी इसके साथ बाउंडेड है। जो इसके अंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंडेड है, ठीक है, यस। एटम के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी इधर ही है, रुके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर, और ये करोड़ों के अंदर होंगे। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, यस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ये फ्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके यस ये किसी भी एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अभी भी बाउंडेड है, ठीक है, यस। अब बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन फ्रीली घूम सकता है। तो तुम बोलोगे सर ये तो फिक्स्ड है, ये जो मैंने येलो कलर से आयंस बनाए ये तो फिक्स्ड है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सकते हैं।
तो यही बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कैरी करते हैं, तो बोलोगे सर चार्ज कैरी करते हैं। और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा, यस आई होप थोड़ा थोड़ा तुम्हें फील आया होगा। यस अभी सिर्फ हमने क्या किया है, मटेरियल के अंदर जाके देखा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, यस ज़्यादा चर्चा नहीं करी हमने। अभी हम लोग आगे बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन भागेंगे, उसके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी तो बिना बैटरी के हमने पढ़ा है कंडक्टर में क्या हो रहा है। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल दोज वर कंडक्टर्स बेसिकली। ठीक है, यस नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर की। ठीक है, देखें नेक्स्ट लिख लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हेडिंग डालें इंसुलेटर। इंसुलेटर यस इंसुलेटर के अंदर हम जानते हैं कि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट वाले भी, वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं एटम के साथ, जिसकी वजह से इवन रूम टेम्परेचर पर भी वो क्या नहीं कर पाते, एटम को छोड़कर बाहर लैटिस के अंदर नहीं जा पाते। ये जो स्पेस है इसके अंदर नहीं जा पाते, वो हमेशा क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होते हैं एटम के साथ। चाहे तो लिख लें, इसके अंदर लिखें, इसमें क्या लिखेंगे, यस इन कंडक्टर्स electrons of outermost shell are loosely bounded with atom. They get excited on small energy and start moving freely in the conductor. ठीक है बेटा, यस लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए तो ये इसको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे कंडक्टर को। ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर नहीं जाएगा। ओवरऑल अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो क्या बोलोगे तुम, यस नेट चार्ज अभी भी 0 है। जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन अभी भी इस कंडक्टर के अंदर है, इसलिए मैं बोलूँगा कि इस पर नेट चार्ज कितना है, इस पर नेट चार्ज 0 है ना। और ध्यान रखें जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो बताओ नेट चार्ज कितना होता है। जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है ना, नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखें कि नेट चार्ज ओवरऑल कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। ठीक है, क्यों नहीं जाता उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कंडक्टर से बाहर निकलेगा वैसे ही ये जो कंडक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ के जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही स्लाइटली यहाँ पार्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को वापस से पुल कर देगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यस अब चलते हैं इंसुलेटर में, लिख लें कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इन इंसुलेटर्स electrons are tightly bounded with atoms। ठीक है, यस no free electrons are available in insulator।
यस। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर टाइटली बाउंडेड है तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जाएगी। बेटा तुम कितनी भी एनर्जी दो, अगर ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो मटेरियल का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं। यस बेटा, जैसे कि वुड हो गया, चाहो तो वुड इज़ द बेस्ट इंसुलेटर। अब पूछ लिया जाता है कि बताओ बेस्ट इंसुलेटर कौन है, तो लिख ले बेस्ट इंसुलेटर है, बेस्ट इंसुलेटर है। यस बच्चे, बेस्ट इंसुलेटर इज वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, यस, वैक्यूम इज द बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, क्यों वैक्यूम है? क्योंकि उसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट नहीं है ना। नहीं तो क्या होता है कि अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई गैस है वो नॉन कंडक्टिंग है, इवन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वो आयनाइज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कुछ बच्चों के दिमाग में एयर भी आ सकता है। यस, आयनाइज हो जाएगी तो क्या होगा? यस बेटा, आयनाइज होते ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाती है, गैसेस भी। जैसे फॉर एग्जांपल एयर की बात करूँ तो एयर के अंदर भी क्या होता है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग होती है, तब क्या होता है, हमारी जो एयर है वो भी कंडक्टिंग बन जाती है, क्योंकि जो गैसेस है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है एयर में। और एयर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इंसुलेटर है, लेकिन अंडर सर्टेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो एयर है वो क्या बन जाती है, यस, कंडक्टिंग बन जाती है। तो एयर इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर। वैक्यूम इज द बेस्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर बोला जाता है। बेस्ट बोल दो, परफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेस्ट कंडक्टर बताएं तो यस लिख लें इसमें, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। यस, हाँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई नॉन कंडक्टर के अंदर बताओ कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। और अगर तुमसे पूछूं कि बताओ नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, सॉरी इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इन दैट केस यस, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं हर मटेरियल में, जैसे वो कंडक्टिंग हो, नॉन इंसुलेटर हो, हर मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर, ये जरूरी नहीं है। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, यस बेटा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर में वो बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन बाउंडेड होते हैं। इसके अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के साथ, साथ के साथ कंडक्टर के अंदर जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको नोट करें। फिर हम लोग थर्ड टाइप पढ़ते हैं, दैट इज सेमी कंडक्टर। यस बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हेडिंग, हो ना, कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। यस, थर्ड लिखें, थर्ड टाइप का मटेरियल दैट इज सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में लिखें एट 0 केल्विन, सेमी कंडक्टर behaves as an insulator, but on increasing temperature it behaves like a conductor. यस, इट्स रजिस्टिविटी, अभी लिख लें, आगे मैं बताऊंगा अभी क्या होती है रजिस्टिविटी। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट्स रजिस्टिविटी lies between conductor and insulator। ठीक है, सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल्स लिख लें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कंडक्टर। यस, बोथ इलेक्ट्रॉन्स
बोथ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर responsible for current in semiconductors, ठीक है। यस बेटा, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों सेमीकंडक्टर्स अलग हैं, है ना, कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में। आजकल तुमने सुना भी होगा कि है ना, मोस्टली जो इवन टीवीज़ हो गए या पैनल्स हो गए, सोलर पैनल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बल्ब्स हो गए, मोस्टली वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर्स इन दैम, ठीक है। आखिर इतना क्यों ये यूज़फुल हो गया है मटेरियल, तो उसका रीज़न ये है कि कंडक्टर्स के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम लोग कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट वेयर है सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा एलिमेंट या डोपिंग करके। हम लोग ये डोपिंग क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सेमी कंडक्टर्स में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। यस, अभी के लिए काफ़ी है। यस, एट 0 केल्विन, जब एब्सोल्यूट 0 अचीव हो जाता है, 0 केल्विन अचीव, ध्यान रखना केल्विन लिखा हुआ है ना, 0 केल्विन के ऊपर जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर की जैसे बिहेव करते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं वो सेमी कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, साथ के साथ कुछ होल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं तो कुछ वैकेंसीज डेवलप हो जाती है लैटिस के अंदर, है ना। यस, बॉन्ड्स जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स में, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यस, वो होल्स जो क्रिएट होते हैं वो भी कंडक्शन के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। ऐसा हम लोग कंडक्टर्स में नहीं होता है, केवल और केवल सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल जो है वो क्या करते हैं, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की जैसे ट्रीट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। नोट करें, हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया लिया है, हम सेमीकंडक्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे भी इसको। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखें, करंट डेंसिटी, है ना। जैसा कि मैंने इसका सिंबल भी बना रखा है, इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल J होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले समझते हैं कि क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं। लिखें, इट इज अ करंट flowing per unit normal area, ठीक है। एंड its direction is along the current, ठीक है। यस, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है ना, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिस डायरेक्शन में करंट होती है उस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। समझते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स से कि हम लोग एक मटेरियल ले रहे हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। मैंने क्या बोला, लेट्स से कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, ये हमारा एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। अगर करंट बेटा इस तरीके से फ्लो कर रही है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होने वाली है, ठीक है। यस बेटा, जिस डायरेक्शन में हमने करंट कंसिडर करी वही डायरेक्शन क्या होगी, करंट डेंसिटी की होगी। लेट्स से क्या ना, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एन कैप बोल देते हैं एक बार के लिए। ये जो डायरेक्शन है इसको मैं एन कैप बोल रहा हूँ, है ना। तो करंट डेंसिटी किस तरीके से डिफाइंड होगी, अब मुझे दिख रहा है कि इसका एरिया A है और ये परपेंडिकुलर है एरिया किसके, करंट के, है ना। तो फिर हम लोग
डिफाइन कर सकते हैं। करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। याद ध्यान रखना कि हमेशा एरिया कैसा लेना है, नॉर्मल एरिया लेना है, परपेंडिकुलर एरिया लेना है, ठीक है। अच्छा, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? डेफिनेटली एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होता है ना। अभी देखते हैं धीरे धीरे करके। करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट को मैं आई लिख रहा हूँ अभी, है ना, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? नॉर्मल एरिया लेना है, करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है। कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई तो डायरेक्शन कौन सी लेंगे? यस, जिस डायरेक्शन में करंट है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होगी। लेट्स से इस डायरेक्शन को मैं एन कैप बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी एन कैप आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, दिस इज हाउ वी डिफाइन द करंट डेंसिटी। क्लियर हो गई बच्चे बात? अच्छा, इसकी यूनिट देख लें। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यस, करंट की एम्पियर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो हमारी हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यस बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एरिया इस तरीके से परपेंडिकुलर नहीं हुआ फिर कैसे लेंगे। देखो, इसके अंदर जो एरिया वेक्टर हम लोगों ने बना रखा है वो एरिया वेक्टर क्या आ रहा है? अलोंग द करंट आ रहा है, या फिर एरिया जो है वो क्या है? करंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए थे। हमें तो लेकिन हमेशा क्या लेना होता है? करंट डेंसिटी में जो एरिया लेना होता है वो नॉर्मल लेना होता है, नॉर्मल एरिया। तो लेट्स से क्या ना, इस बार एरिया ऐसे नहीं है, करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर ऐसा एरिया है, ठीक है। तो ऐसा बना लेते हैं। लेट्स से कि एरिया जो है कुछ इस तरीके से है एरिया, और करंट कैसे बह रही है? तुम बोलोगे सर करंट ऐसे बह रही है, इस तरीके से करंट बह रही है आई, है ना। करंट इस तरीके से बह रही है। इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा? अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो इस तरीके से हो जाएगा एरिया वेक्टर। और लेट्स से कि ये जो एरिया वेक्टर करंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं कि थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो कर आएगा वो कितना आएगा कंपोनेंट? तुम बोलोगे सर ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा, है ना। यस, हमें तो वो वाला एरिया लेना है जो क्या हो? यस, इसके परपेंडिकुलर हो और एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग आ रहा हो। ध्यान से सुन ली बात। यस, ए कॉस थीटा का मतलब यह है कि वो वाला एरिया हमने लिया है जो इसके क्या हो? इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जब इस एरिया का कंपोनेंट करूंगा तो ए कॉस थीटा ये वाला एरिया आएगा। तो देखें, इस बार जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यस, इस ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा द एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। यस, और डायरेक्शन क्या है? लेट्स से कि डायरेक्शन है एन कैप। इस डायरेक्शन को हम लोग एन कैप डायरेक्शन बोल रहे हैं। चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। लेट्स से ये हमारा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जे हो गया, है ना। करंट हो गया आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। यस, इसको अब लिखना है हमें, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर कहाँ पे है? ये रहा। एरिया वेक्टर कहाँ पर है? यस, ये रहा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमने क्वेश्चंस किए उसके ऊपर बेस्ड। सॉरी, यस बेटा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो थ्योरी हमने पढ़ी है। देखें, यस, पहला क्वेश्चन देखें। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज 8 एम्पियर करंट। हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ हमसे पूछे गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अगर कोई कंडक्टर के अंदर 1 मिनट के अंदर 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। यस, कंडक्टर की बात हो रही है ना। यस, वो कहना चाह रहा है कि 8 एम्पियर करंट फ्लो करती है 1 मिनट में, है ना। हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यस, डेफिनेटली एवरेज करंट।
आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यूज़ करते हैं, ठीक है। यस, टाइम कितना लेना है 1 मिनट, सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। यस बेटा, हमारे पास करंट दे रखी है, एवरेज करंट जो दे रखी है वो 8 एम्पियर दे रखी है। यस, पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखें, यस कितना आ जाएगा हमारे पास 8 एम्पियर करंट है, चार्ज इज इक्वल्स टू अपॉन टाइम 60 सेकेंड, तो हमारे पास चार्ज आ गया 480 कूलम, ठीक है। यस बेटा, अब हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो क्या करेंगे Q इक्वल्स टू NE कर देते हैं, ठीक है। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा Q, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि Q इज इक्वल्स टू NE होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में की प्रॉपर्टी है ये, है ना। और E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 480। तो n का वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगा 480 इंटू 10 की पावर +19 डिवाइडेड बाय 1.6। पॉइंट को हटाते हैं, जीरो लगा देते हैं, यस 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा। और फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 20 21 22 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, तो जब हमारे को देखो कि एक इंटरवल की यहाँ पे बात हो रही थी, 1 मिनट की बात हो रही थी, इसलिए हमने इसमें क्या यूज़ किया, एवरेज करंट का फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस बेटा, हमें द करंट थ्रू द वायर इज दिस, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। यस, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि करंट भी इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन आफ्टर 10 सेकेंड, है ना। क्योंकि यहाँ पर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो डेफिनेटली हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ करंट यूज़ करेंगे, दैट इज I इक्वल्स टू dQ/dt यूज़ करेंगे। जब भी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखें कि इंस्टेंटेनियस करंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। या तो करंट डिफरेंशियल फॉर्म में हो, चार्ज डिफरेंशियल फॉर्म में हो, या फिर हमें है ना किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर पूछ लिया जाए कि बताओ इस सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देकर, या फिर सॉरी चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देकर तुमसे पूछ ले। देखें इसके अंदर क्या करना है। यस, मैंने बोला कि डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे, dQ/dt कर देते हैं। मेरे से क्या पूछा गया बेटा, चार्ज पूछा गया है, आफ्टर 10 सेकेंड पूछा गया है। तो देखें यार, इसको हम ऐसा अरेंज कर लेते हैं, I रीअरेंज कर ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, I का वैल्यू पुट करते हैं, dQ का इंटीग्रेशन Q हो गया, करंट की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3t इंटू dt कर देते हैं। यस बच्चे, ठीक है। टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to t बराबर 0 to t बराबर 10 सेकेंड लेना है। यस, तो हमारे पास फाइनली आ गया है 2t + 3t²/2। 0 से कितना हो गया, 0 से 10 सेकेंड्स हो गया। वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। यस बेटा, यस 2 इंटू 10 - 20 हो गया, 3 इंटू देखें 3 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 - 0 डिवाइडेड बाय 2। फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास। यस 20 प्लस 50 150 चार्ज आ जाएगा, 170 कूलम चार्ज आ जाएगा। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, इसके अंदर है ना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसका जो आंसर होगा वो 21 हो जाएगा। मैंने 3 जीरोस गलती से काउंट कर ली थी, ये 21 हो जाएगा, ठीक। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो क्या हो रहा है कि एक कंडक्टर हमारे पास है और उसमें करंट जो है वो धीरे धीरे कर क्या हो रही है, कम हो रही है, और फाइनली कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। और एक वर्ड यूज़ कर रखा है यूनिफॉर्मली, और जब भी वर्ड यूनिफॉर्मली दे रखा है तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो टाइम के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि करंट जो है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है बच्चे। 4 एम्पियर से 0 एम्पियर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम की बात की गई है।
तो कैसे करेंगे देखें, हम ये जानते हैं कि आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। करंट टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्मली वर्ड यूज किया है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एवरेज करंट को निकाल सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है इन दैट केस आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लेना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा एवरेज का। तो हमारे पास कितना है, मैक्सिमम 4 थे, मिनिमम 0 है, डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज आ गया 2 एम्पियर। ये हमारी एवरेज करंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी तो हमें एवरेज निकालना पड़ा बेटा। तो ये 2 हो गया एम्पियर। चार्ज फ्लोन इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमसे पूछा गया है यस 10 सेकेंड्स हमें टाइम दे रखा है, यस तो चार्ज फ्लोन पूछा गया था एंड दैट विल बी 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 कूलम, ठीक है। दिस इज द चार्ज फ्लोन इन द 10 सेकेंड्स। यस बेटा नोट करें इसको। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना। हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और वो इलेक्ट्रॉन जो है लेट्स से कि एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कि ये हमारा सर्कल हो गया और इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और उसकी स्पीड हमें दे रखी है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद अ स्पीड ऑफ v, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मान लो कि कोई पॉइंट है P और उस P पॉइंट से लेट्स से कि Q चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो लगातार क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको करेक्ट करें यार। यस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स है वो, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सर्कल के चक्कर लगा रहा है ना। कितना रेडियस है सर्कल का, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना। इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हमारे पास चार्ज होना चाहिए कि उस पॉइंट P से कितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो कंटिन्यूसली हो सकता है 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा होगा। अगर 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा होगा तो 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज यहां से पास हो रहा होगा। रिपीट करता हूं, अगर 1 सेकंड में 10 बार इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है वो, तो लेट्स से कि अगर 10 बार 10 चक्कर उसने लगाए 1 सेकंड में, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उसने 10 बार क्रॉस किया, तो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो तुम बोलोगे 10 इंटू चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये टोटल चार्ज हो जाएगा जो 1 सेकंड में फ्लो करेगा। आई होप बात समझ में आ गई। यस अब हम लोग पहले निकालते हैं कि कितने चक्कर 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। हमें स्पीड दे रखी है, हम निकाल सकते हैं, रेडियस हमें दे रखी है। यस यानी हमें इसका सरकमफेरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो यूनिट टाइम के अंदर कितना सर्कल्स ये कंप्लीट करेगा वो हमारे पास आ जाएगा। देखें कैसे आएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से कि n सर्कल्स ये कंप्लीट करता है 1 सेकंड में। n सर्कल्स कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 2πr। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर लेट्स से कि n सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो n इंटू 2πr इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय दिस इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। टाइम कितना आएगा, यस टाइम हमने लिया 1 सेकंड लिया है, ठीक है। चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया है अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया है। यस डिस्टेंस कवर करी n इंटू 2πr, कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। वैल्यूज पुट कर ले। यस स्पीड हमें दे रखी है 4 × 10⁶। यस n इंटू 2π इंटू r, रेडियस हमें दे रखी है डेट इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2π, ठीक है। यस ये हमारे पास आ गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 10⁷ डिवाइडेड बाय पाई हमारे पास आ गया। दिस इज द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट द इलेक्ट्रॉन हैज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब मेरे पास क्या आ गया, चक्रों की संख्या आ गई है, नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड आ गया है। अब
चार्ज निकाल सकते हैं। यस, मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर, है ना, और उसने एक पॉइंट से जब गुजर रहा होगा तो उसने इतना चार्ज फ्लो करेगा। कितना, ध्यान से सुने, मैंने बोला कि एक सेकंड के अंदर जो चक्कर लगाए उसने वो कितने लगाए, n लगाए, ठीक है। तो n चक्कर लगाएगा एक सेकंड के अंदर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी पॉइंट से एक सेकंड में जो चार्ज पास होगा वो कितना होगा, n इंटू क्यू होगा। नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतना चार्ज एक सेकेंड में p पॉइंट से गुजरा होगा, है ना। करंट निकाल सकते हैं। यस, टाइम हमने कितना किया है, यस, इतने सर्कल्स एक सेकंड में कंप्लीट किए थे, तो टाइम हमने 1 सेकंड लिया। यही हमारा क्या आ जाएगा, यस बेटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, यस बेटा, माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। यस, ये लगभग हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आ जाएगा नियरली 10 की पावर माइनस 12 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। 12 एम्पियर इज द आंसर। 10 की पावर माइनस 12 एम्पियर इज द आंसर। नोट करें इसको। यस बेटा, एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, देखो, फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। एटॉमिक मास हमें 100 दे रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज 1। ठीक है, पहले समझ ले कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि है ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस, एक एटम के कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है मटेरियल को। वो पूछ रहा है कि फाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। वैसे बेसिकली केमिस्ट्री का सवाल है, स्टिल हम लोग देख लेते हैं, कई बार हो सकता है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो किस तरीके से अप्रोच करना है, तो हमें है ना ऐसा बोल रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें बेसिकली फाइंड आउट करने होंगे, तो हम लोग आराम से क्या निकाल लेंगे, यस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाए, यस, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स सर कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि यस, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है मोल फाइंड करने का, वो होता है यस, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा ही तो पढ़ा होगा, ठीक है। यस, अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, यस, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए मास अपॉन ये जो m है इसको हम मास लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या करेंगे, इनटू मोल को नंबर ऑफ एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो मोल्स हो गए, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। और यही किसके बराबर होंगे, यस, यही होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। कितना आ गया, m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, यस बेटा, Na हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया है। ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है, यानी वॉल्यूम से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यस पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा वो देखें। वो हमारे पास आ जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम जानते हैं, डेंसिटी लिखते हैं, डी से दिखा देते हैं, Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं। अब हमारे पास डेटा है, बिल्कुल है यार। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। यस, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास यस 100 को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना,
10⁻³ हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, आई होप कर सकते हैं। -1 + 5 23 + 5 28 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.022 × 10⁻28 आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस बेटा, नोट करें इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। अभी वैसे हमने थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही ली है, उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि सर ये हमारा कंडक्टर है, लेट्स से ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स थे वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स थे। ठीक है, जो एटम्स थे वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स थे, है ना, वो मूव नहीं कर रहे थे, वो इमोबाइल आयन थे। वेयर एज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना। कुछ इस तरह की बात, इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था, एक बार वापस बनाते हैं। देखो, ये मान लो कि है ना, ये हमारा कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है ना। ये हमारा कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है। ये जो बना रहा हूँ ये कौन है, ये मेरे इमोबाइल आयंस है। अपनी पोजीशन पे क्या है बच्चे, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स है, रुके हुए हैं। यस, सिंपल और सिंपल ये क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। वेयर एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या कर रहे हैं, डिफरेंटली डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रैंडमली क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से, हाँ ये, और इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, और तेजी से ये क्या करेंगे, मूव करना चालू कर देंगे। यानी इनकी जो थर्मल स्पीड है, देखो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही, तो बेसिकली वो जो एनर्जी आ रही है वो रूम टेम्परेचर से आ रही है। जो टेम्परेचर उनको प्रोवाइडेड है, जैसे मटेरियल अगर रूम में रखा हुआ है तो रूम का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी राइट नाउ थर्मल एनर्जी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखें। यस, तो टी टेम्परेचर पे एट एनी टेम्परेचर टी, ठीक है, थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, थर्मल एनर्जी विल बी 3/2 kT। आगे पढ़ेंगे भी, आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं पढ़ाऊंगा इसको। 3/2 kT है ना। और यही एनर्जी किस फॉर्म में है, यस, इन इलेक्ट्रॉन्स को की वजह, इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहे हैं, यस, इधर उधर रैंडमली मूव कर पा रहे हैं। यानी ये जो एनर्जी है ये इक्विवेलेंट है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किस फॉर्म में है ये एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, यस, तो इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। देख पा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यस। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई थर्मल स्पीड। एक्सपेरिमेंटली जो आती है हमारे पास, इसको याद रखना है, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली आई है हमारे पास बेटा, इसको याद रखना है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, इज 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रैंडमली इस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यस बेटा। तो फिर डेफिनेटली अगर मूव कर रहा है तो अच्छा, अगर मैं तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो, यानी इसकी थर्मल स्पीड तो हमने बात कर ली है इसकी कि ये टी टेम्परेचर पे ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी और इतनी स्पीड से वो मूव कर रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो देखें, एवरेज वेलोसिटी, देखो हम लोग ये जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, लेट्स से कि है ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम देख पा रहे हैं कि
इलेक्ट्रॉन्स जो है इन आयंस के साथ टक्कर करते हैं कंटिन्यूसली, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स के पास एक थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड होगी, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली आयंस के साथ टक्कर करेंगे। जैसे इनकी कोलिजन इसका आयंस के साथ होगा, वैसे ही इनकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेट्स से किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम बात करते हैं, है ना। लेट्स से कि इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है एट अ पर्टिकुलर टाइम इन इलेक्ट्रॉन्स की, लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है u1, ठीक है, यस, इसकी है u2, इसकी है पर्टिकुलर टाइम पे मैं बना रहा हूँ, यानी एक पर्टिकुलर t टाइम की बात कर रहा हूँ, एक फिक्स टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ। u3 इसकी है u4, इसकी u5, है ना। ऐसे करोड़ों एटम्स इसके अंदर होंगे, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, यस मैं जानता हूँ एवरेज निकालने के लिए जो भी वेलोसिटीज है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेट्स से कि है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी कैसे लिखेंगे, यस बेटा तुम बोलोगे ऐसे लिख दो सर, यस, पहले वाले की वेलोसिटी है u1 प्लस दूसरे वाले की है u2 प्लस तीसरे वाले की है u3, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। ये हमने जो लिखी वो क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, यस, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, यस, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, जब इनका सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जब हम लोग क्या करेंगे, इनका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो 0 आएगी। और एवरेज वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब, यस, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना हुआ है, वो 0 हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस ही नहीं होंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट ही इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा कंडक्टर में, तो करंट भी कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। यानी कहने का मतलब किसी भी पॉइंट से नेट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, किसी एरिया से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और नेट जो चार्ज है क्रॉसिंग दैट गिवन एरिया किसी भी टाइम पर कंडक्टर के अंदर वो कितना है, 0 है। इसकी वजह से हमारे पास करंट 0 है और साथ के साथ एवरेज वेलोसिटी भी 0 आई है, ठीक है बेटा, यस यस। ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड नॉन जीरो है, एवरेज स्पीड नॉन जीरो है ना, बट एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी, सॉरी इसको लिखेंगे एट एनी टाइम टी। और यही रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से बिना बैटरी अप्लाई करे अगर हम वायर को देखते हैं, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा हुआ है, उस समय इस कंडक्टर के अंदर नेट करंट कितनी रहती है, 0 रहती है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेट से मैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, इसलिए नेट करंट कितना हो रहा है, 0 आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वो भी 0 है, ठीक है, यस, नोट करें इसको।